नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे MPPSC 2022 25 सितंबर को हुए होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के क्वेश्चन पेपर को। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स हम जीके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 1 से 50 तक क्वेश्चन पूछे गए थे और टोटल इसमें फ्रेंड 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होम्योपैथी सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। तो जीके के क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम हर क्वेश्चन को जहाँ तक हो सकेगा डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग का जीके हमेशा के लिए स्ट्रांग हो जाए फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास फ्रेंड्स सेट ए का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग अपने सेट के हिसाब से आंसर को मैच कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज ए न्यू अवार्ड नेम्ड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्टार्टेड? 215, 212, 209 एंड 205। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 209 में। ठीक है, इन विच ईयर वॉज ए न्यू अवार्ड नेम राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 2009 में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों और खेल के प्रशिक्षकों के अलावा अन्य लोगों द्वारा खेलकूद के विकास में योगदान करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को सरकार द्वारा वर्ष 2009 से प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की 4 श्रेणियां होती हैं, जिनके नाम हैं सामुदायिक खेल कूद विकास, उत्कृष्ट खेल अकादमी को प्रोत्साहन, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सहायता एवं रोजगार। ठीक है, प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में मानपत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में किसी प्रकार की नकद इनाम नहीं दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह अपन साथ में थोड़ा सा साथ में नॉलेज लेते चलेंगे सभी क्वेश्चन का, जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन 2018 इज to provide a social security to the unrecognized sector labor, to provide a housing to the poor, to provide a skill training to the youth, and none of the above. So the right answer is option A, to provide a social security to the अनरिकॉग्नाइज सेक्टर लेबर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपन। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर राज्य के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रारंभ की गई थी। योजना के अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता 5,000 रुपये, सामान्य मृत्यु सहायता 2 लाख एवं दुर्घटना मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following form of handicraft is associated with Mohammad Bilal Khatri of Madhya Pradesh, awarded with National Handicraft Award 2018? Embroidery, block printing, मूर्ति कला एंड द वुड क्राफ्ट। तो किसके लिए मिला था उनको? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपन। मास्टर क्राफ्टमैन ऑफ बाग प्रिंट मोहम्मद बिलाल खत्री हैज़ बीन सिलेक्टेड ऑफ नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2018. He is the only craftsman from the Madhya Pradesh who has been selected for the award. ठीक है, तो ये है मिस्टर मोहम्मद बिलाल खत्री, जिनको कि मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया था ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। तो इनके किस वर्ग के लिए मिला था उनको थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। द नेशनल सिलेक्शन कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सिलेक्टेड ए खत्री फॉर हिज हैंड ब्लॉक प्रिंट बम्बो मैट. He has made a design for historical heritage of the country like a Red Fort and Taj Mahal using natural colors on the mat. The young craftsman has got the letter regarding the award for the ministry of recently. Next question देखते हैं friend, question number 4. The common standard for coding that was developed in 1980 to facilitate the use of Indian language on computer is called ASCII, ISCII, Unicode, none of the above. So the right answer is option B, ISCII. ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपन। ISCII इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज द कैरेक्टर code for the Indian language which suggests the according for all the Indian language that originate from the Brahmi script. In 1991, the Bureau of India Standard
adopted the Indian Standard Code for the Information Interchange. ISCII was developed by Standardization Committee under the Department of Electronics during 1986 to 88. CDAC was an active member of the committee. Next question है friend, question number 5. Which of the following department of Madhya Pradesh government is related to the Suraj Dhara scheme? Option A, Department of Panchayat and Rural Development, Department of Animal and Husbandry and Drying. Option C, Backward Classes and Monetaries Welfare Department, and the Farmer Welfare and Agriculture Development Department. So the right answer is ऑप्शन डी, फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू सूरज धारा स्कीम? तो ये सूरज धारा स्कीम क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. सूरज धारा योजना क्या है? सूरज धारा योजना द्वारा किसानों के हित के लिए लाई गई, जिसके तहत राज्य के किसानों को बीज के बदले लाभदायक फसलों के उन्नत बीज दिए जाते हैं. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के कल्याण हेतु वर्ष 2000 से लेकर 2001 से सूरज धारा योजना लागू है. यह योजना राज्यों द्वारा लागू की जाती है. सूरज धारा योजना का संबंध बीज के अदला बदली से है. सूरज धारा योजना अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों के लिए भी लागू की गई है. ठीक है. साथ में और जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है सूरज धारा योजना का. सूरज धारा योजना के तहत किसानों द्वारा बीज की असली अदली बदली की जाती है. सूरज धारा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को लाभकारी बीज उपलब्ध कराना है. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को अलाभकारी फसलों किस्मों बीज के बदले लाभकारी उन्नत किस्म के दलहनी तिलहनी फसलों का वितरण किए जाने का प्रावधान किया गया है. ठीक है फ्रेंड, तो इसके जरिए अपन सूरज धारा योजना की स्कीम के बारे में जान लिए हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6. विक्रम अवार्ड 2021 विनर प्लेयर तमन्ना निगम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ठीक है. विक्रम अवार्ड 2021 विनर प्लेयर तमन्ना निगम को किस गेम के लिए अवार्ड, स्पोर्ट्स के लिए इसको अवार्ड मिला है? कौन कौन से गेम दिए हैं ऑप्शन में? क्रिकेट है, फुटबॉल है, एंड द मलखम है, एंड योगा है. तो सो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, क्रिकेट के लिए दिया गया है. ठीक है. तो ये है तमन्ना निगम, प्रोफेशनल एथलीट्स एट द मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7. In which year was the Madhya Pradesh Sports Authority established? 2009, 2010, 2011 and 2012. So the right answer is option C, 2011. Madhya Pradesh Sports Authority established in 2011. Next question देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8. पद्मश्री भूरीबाई इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ पेंटिंग? ठीक है. भूरीबाई किस फॉर्म ऑफ पेंटिंग के लिए फेमस हैं? तो देखते हैं वारली, थंका, पिथोरा एंड द फाड़. ठीक है. तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पिथोरा. ठीक है. पद्मश्री भूरीबाई एसोसिएटेड विद द पिथोरा फॉर्म ऑफ पेंटिंग. चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. भूरीबाई born in the 1960. Padmasri awarded Bhuribai is the first woman for the his Bhel community to paint a paper and canvas, shifting away from the traditional mud walls of village. ठीक है. तो ये हैं भूरीबाई जिनको कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था. ठीक है. पिथोरा फॉर्म ऑफ पेंटिंग के लिए ये फेमस हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 164 the chief minister is appointed by option A the speaker of the legislative assembly, option B the governor, option C the president, and option D the deputy chief minister. So the right answer is option B the governor. ठीक है. आर्टिकल 164 the chief minister appointed by the governor. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10. अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011 which is the smallest district of मध्य प्रदेश in the terms of population distribution? ठीक है. 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा जो जिला है जो कि कम जनसंख्या के लिए रिकॉर्ड किया गया था? तो कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? इंदौर, भोपाल, जबलपुर एंड हरदा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी हरदा. ठीक है. 2011 की जनगणना के अनुसार. तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं अपन. अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011 मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट इज़ द इंदौर. ठीक है. 2011 की जनगणना के अनुसार इंदौर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला था. ठीक है. वहाँ की इंदौर की जनसंख्या कितनी थी?
32,76,697, while the minimum is the Harda is the 5,17,465. ठीक है, और भी देख लेते हैं साथ में जानकारी। इन टर्म्स ऑफ एरिया स्टेट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन छिंदवाड़ा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया के अकॉर्डिंग छिंदवाड़ा थी। एंड वाइल एरिया ऑफ दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट इज़ द लोएस्ट एरिया, ठीक है। तो इसको किलोमीटर में दिया गया है, स्क्वायर किलोमीटर में, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा साथ में। एंड अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्टेट इज़ 236। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी थी? डिस्ट्रिक्ट की, भोपाल की थी 2011 के जनगणना के अनुसार। एंड वाइल द मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी थी? डिंडोरी की थी, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने साथ में कुछ कुछ और भी नॉलेज ले लिए हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011, ठीक है। लिटरेसी रेट कितनी थी? 69.3%, 73.1%, 60.55% एंड द 71.1%. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 63.3%। अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011 मध्य प्रदेश की कितनी थी लिटरेसी रेट? 69.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज़ द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, जिसे कि हम भेल भी कहते हैं। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? इंदौर में, देवास में, उज्जैन में या भोपाल में? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भोपाल में। तो आप सभी को अच्छे से पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट सोलर एनर्जी पार्क एस्टेब्लाइज, ठीक है। फर्स्ट सोलर एनर्जी पार्क एस्टेब्लाइज किस सिटी में हुआ था? डिस्ट्रिक्ट में, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, राजगढ़, भोपाल एंड द नीमच। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजगढ़ में, ठीक है। 5 सोलर पार्क और भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि सबसे पहला है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क 750 मेगावाट। नीमच में है मंदसौर सोलर पार्क 500 मेगावाट। अगर शाजापुर सोलर पार्क 500 मेगावाट एंड छतरपुर सोलर पार्क 500 मेगावाट एंड द राजगढ़ मोरेना सोलर पार्क 500 मेगावाट, ठीक है। तो सबसे पहला कौन था? राजगढ़ का था सोलर एनर्जी पार्क एस्टेब्लाइज इन द मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14, प्रोजेक्ट उदय इन मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड द इरीगेशन। सो द राइट आंसर इज उदय प्रोजेक्ट किस लिए रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अपन। द अर्बन वाटर सप्लाई एंड एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट इन द मध्य प्रदेश Project Uday has the sought to address the problem of inadequate urban infrastructure and the degradation of the environment in 4 cities of Madhya Pradesh. One of the poorest state in India is namely the Bhopal, Gwalior, Indore and Jabalpur. Next question friend, question number 15. The Bhavanthadi Interstate Irrigation Project is a project between the state of मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश गुजरात एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश गुजरात एंड महाराष्ट्र। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन मध्य प्रदेश, ठीक है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड द 25 ईयर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 25 ईयर्स, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ई बिजनेस इंक्लूड ए ई कॉमर्स इंक्लूड ए ई बिजनेस इंक्लूड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड द ई कॉमर्स इंक्लूड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो द राइट आंसर इज, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? ऑप्शन ए एंड 3, 2 and 4, 1 and 4, none of the above. So the right answer is option A, 1 and 3 is the right, ठीक है। 1 क्या है? E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्सेस इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्सेस एंड ऑप्शन 3 ई बिजनेस इंक्लूड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अपन। ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डाटा ओवर ऑन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरली द इंटरनेट, ठीक है। क्या है ये ई कॉमर्स, जिसे कि अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं? इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डाटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरली द इंटरनेट। दिस बिजनेस इज ए transaction occurs either as a business to business, B2B and business to consumer, ठीक है, कंज्यूमर।
ठीक है, जिसे कि अपन B2C कहेंगे। एंड द कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग होता है। ठीक है, गुड्स सर्विस का, इसे ही अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्सेस या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द NCC इज द ई सर्विलेंसेस एंड द ऑपरेशनल साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हियर द NCC इज स्टैंड फॉर, ठीक है, NCC का फुल क्या है? नेशनल साइबर एंड कंप्यूटर सेंटर, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर कंडक्शन सेंटर या नेशनल साइबर कम्युनिटी सेंटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर बी, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, NCC का। द NCC इज एन ई सर्विलेंसेस एंड ऑपरेशनल साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हियर द NCC इज ए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर इज एन ए ऑपरेशनल cyber security and the e-surveillances agency in India. It is intended to screen a communication, metadata and the coordination the intelligence gathering activities of the other agencies. Next question is question number 19. Which of the following is a employment oriented online service that operate via the website and the mobile application? कौन सा है? LinkedIn, LinkedIn and LinkedIn and none of the above. So the right answer is option C, LinkedIn. ठीक है, which of the following is an employment oriented online service that operate via the website and the mobile application? Next question is question number 20. Picture element is also known as the pixels, dots, point and the resolution. So the right answer is option A, pixel है। Picture element is also known as the pixel, PIXELS, pixels। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21. डिजिटल करेंसी इज द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द ब्लॉकचेन। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी किस लिए मोस्ट पॉपुलर है? ब्लॉकचेन के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्लॉकचेन के लिए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं अपन। डिजिटल करेंसी किस लिए यूज़ होता है? Digital currency have a utility similar to physical currency. They can be used to purchase goods and pay for service. They can also find the restricted use among the certain online communities such as the gaming sites, gambling portals और the social networking. ठीक है, और भी देखते हैं इसमें क्रिप्टो करेंसी, जो कि आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। क्रिप्टो करेंसीज रन ऑन ए डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लीगर कॉल्ड द ब्लॉकचेन and record of all the transactions updated and held by the currency holders. Units of cryptocurrency are the created through a process called the mining, which involves the using a computer power to solve a complicated mathematical problems that generate coins. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिए। अब देखते हैं ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन इज ए डिसेंट्रलाइज्ड लीगर ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन अक्रॉस ए peer-to-peer network. Using this technology, participant can confirm the transaction without a need for a central clearing authority. Potential application can include the fund transfer, setting trades, voting and many other issues. Next question friend, question number 22. Under the which ministry does the National Information Center NIC come? Ministry of Education, Ministry of Information and the Broadcasting, Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Science and Technology. So the right answer is option C, Ministry of Electronics and Information Technology. Under the which ministry does the National Information Center NIC? Ministry of Electronics and Information Technology. Question number 23. What is the full form of BCC in email message? ठीक है, BCC का फुल फॉर्म क्या है इन ईमेल मैसेज में? ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैंक कंप्यूटर कॉपी या ब्लाइंड कंप्यूटर कॉपी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC का फुल फॉर्म है इन ईमेल मैसेज में। चलिए देखते हैं ये BCC किस तरह से हमारी हेल्प करती है। प्रोटेक्टिंग ए ईमेल एड्रेस एंड प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। फॉर द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रीजन इट इज़ द बेस्ट टू यूज़ द ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC feature when the sending an email message to a large number of people. When you place an email address in the BCC field of a message,
those addresses are invisible to the recipient of email. Conversely, any email addresses that you place in the to field or the CC field are visible to everyone who receive the message. ठीक है, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ ई कॉमर्स? C2B, C2C, B2C एंड B2C. ठीक है, B2B एंड B2C. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, C2B इज द नॉट ए मोस्ट कॉमन ई कॉमर्स. ठीक है, नॉट कॉमन पूछा है फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप लोग. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ ई कॉमर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, C2B. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज़ द RTGS इन ई बैंकिंग? ठीक है, RTGS क्या है ई बैंकिंग में? RBI ट्रांजेक्शन ग्रॉस सेटलमेंट, रेगुलर ट्रांजेक्शन ग्रॉस सेटलमेंट, रन टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. RTGS इन ई बैंकिंग. ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. तो चलिए इसके बारे में जानते हैं अपन. व्हाट डज RTGS स्टैंड फॉर? आंसर द. ठीक है, तो क्या है इसका? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड एज ए सिस्टम वेयर देयर इज ए कंटिन्यूअस एंड रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंडिविजुअल ऑन ए ट्रांजेक्शन बाय द ट्रांसैक्शन बेसिस विदाउट ए नेटिंग. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए RTGS के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है? इट इज़ ए फंड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म वेयर द ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन रियल टाइम एंड ग्रॉस basis. The RTGS system is a primarily meant for large value transaction. The minimum amount be remitted through the RTGS is a 2 lakh rupees with no upper limit. ठीक है, फंड ट्रांसफ़र होना है मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक फॉर रियल टाइम एंड द ग्रॉस बेसिस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 26. हु वॉज द ऑथर ऑफ पुष्प की अभिलाषा? इसके ऑथर कौन थे? भवानी प्रसाद मिश्रा, हरिशंकर परसाई या माखनलाल चतुर्वेदी या पंडित बालकृष्ण शर्मा? तो पुष्प की अभिलाषा के कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि आज़ादी के टाइम पे जेल हुई थी उनको, और वहीं जेल में ही बैठकर उन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी थी. मैं चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं. ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में. तो ये कविता बहुत ही सुंदर थी. तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जेल में लिखा था, जब उनको जेल में डाल दिया गया था देश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में, तब उन्होंने ये कविता लिखी थी. अगर किसी को ये कविता पूरी याद हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कविता बहुत ही सुंदर है. ठीक है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं विधि प्यारी को ललचाऊं, ऐसा ही कुछ था. मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे जिस पथ जावे वीर अनेक. ठीक है, सीक्वेंस मुझे अच्छे से याद नहीं है, अगर किसी को अच्छे से याद हो तो ज़रूर बताइएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड. क्वेश्चन नंबर 27. वेयर इज़ द पशुपतिनाथ टेम्पल लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? एक तो नेपाल में, आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? क्या नीमच में है, मंदसौर में है, या रतलाम में है, या इंदौर में है? सो द राइट आंसर इज़ मंदसौर में है. ठीक है, पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में है. तो ये मंदिर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर दिख रहा है. ये तालाब के किनारे है शायद, या झील के किनारे है, और यहाँ पे ये शिव जी की मंदिर है. ठीक है, ये शिव जी हैं. तो यहाँ पर ये पशुपतिनाथ का मंदिर सिचुएटेड है मंदसौर ज़िले में. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 28. हु इज़ द फेमस फोक सिंगर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की फोक सिंगर कौन है फेमस? श्रीमती शिव कुमारी जी हैं क्या, या तीजन बाई, मालती जोशी एंड द सुभद्रा कुमारी चौहान? सो द राइट आंसर इज़ तीजन बाई. तीजन बाई कब बॉर्न हुई थी? 8 अगस्त 1956, गनियारी विलेज, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था. ठीक है, प्रॉपरली ये छत्तीसगढ़ की हैं. ऑक्यूपेशन क्या है? पंडवानी फोक सिंगर हैं ये. पंडवानी में किसका गाना गाया जाता है? महाभारत के कथाओं का होता है वर्णन, और उन कथाओं को ये डांस के थ्रू, अपनी गायकी के थ्रू या फोक सिंगिंग के थ्रू सब कहानी को अच्छे से बताती हैं. ठीक है, और इसको अवार्ड मिला था इनको, पद्म विभूषण से इनको नवाजित किया जा चुका है. 2019 में पद्म विभूषण भी दिया गया है, 2003 में पद्मश्री भी दिया गया है, 1987 में संगीत नाटक
एकेडमी अवार्ड मिला है एंड 1995 में फुलकोड़ा प्राइज़ 2018 में मिला है इनको, ठीक है, फुकुकोड़ा। तो इस सारे अवार्ड को भी याद रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पद्म विभूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा अवार्ड एंड फुकुकोड़ा अवार्ड, ठीक है। तो कौन सी ईयर में कब मिला था, किसको मिला था, ये सब भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम विच फेमस रिवॉल्यूंटरी फ्रीडम फाइटर डिड तानिया भेल लर्न द गोरिल्ला वेलफेयर स्टाइल ऑफ अटैक, ठीक है। कौन कौन थे, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, कुंवर सिंह एंड द शंकर शाह। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30, नेम द फेमस क्वीन ऑफ गरहा मंडला। क्या क्या ऑप्शन है, क्वीन चिन्नामा, क्वीन अहिल्याबाई, क्वीन कमलापति एंड क्वीन दुर्गावती। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्वीन दुर्गावती। कौन थी रानी दुर्गावती? रानी दुर्गावती माधवी वॉज ए रूलिंग क्वीन ऑफ गोंडवाना फ्रॉम 1515 until 1564, who killed herself in the battlefield on June 24, 1564 while the fighting against the Mughals, ठीक है। Her courage of defending Garha kingdom also called the Garha Mandla or the Garha Katanga. It is a remembered ever today, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर फादर एंड सन, ठीक है। फादर एंड सन की वो कौन सी फेमस फ्रीडम फाइटर की जोड़ी है, उसको अपन को सिलेक्ट करना है। कौन कौन हो सकते हैं, शंकर सायन, भाभुवत सिंह, शंकर शाह एंड द रघुनाथ सिंह, रघुनाथ शाह एंड द मेल राव एंड द नाना साहेब एंड शंकर साहेब। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह। ये पिता और पुत्र की ऐसी जोड़ी थी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की थी। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं अपन। आज़ादी कराने में 1857 की क्रांति का भी बड़ा योगदान था। राजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ सिंह दो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने पूरे महाकौशल में अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी का बिगुल फूंक दिया था। जानिए राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की कहानी, इसको आप लोग डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा सा अपन और जान लेते हैं। गोंडवाना साम्राज्य के राजा अमर शहीद महाराजा शंकर शाह एवं युवराज रघुनाथ शाह का आज 162वां जन्मदिन है, ठीक है। उनका डेट जब भी हुआ होगा, बर्थ डेट, उस दिन का लिया गया है ये। 1857 में जबलपुर में तैनात अंग्रेज़ों की 25वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क छोटे राजाओं, जमींदारों एवं जनता पर बहुत अत्याचार कर रहा था, ठीक है। वहाँ के जो अंग्रेज़ थे 1857 में, तब गोंडवाना के राजा शंकर शाह और उनके अत्याचारों का विरोध करने का निर्णय लिया। राजा एवं राज दोनों अच्छे कवि थे और उन्होंने कविताओं के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की आग को पूरे राज्य में फैला दिया। राजा शंकर शाह एवं युवराज रघुनाथ सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, परंतु कमांडर क्लार्क ने अंत में उन्हें बंदी बना लिया। 18 सितंबर 1858 में जबलपुर में रेलवे स्टेशन के पास अंग्रेज़ों ने दोनों को अलग अलग तोपों के मुंह पर बांध दिया। संकेत मिलते ही तोपें दाग दी गई और राजा एवं युवराज दोनों शहीद हो गए। शहीद होने से पहले राजा शंकर शाह ने अपनी प्रजा को एक कविता भी सुनाई थी। तो वो कौन सी कविता थी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इनके बारे में पूरी स्टोरी आप लोग डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आप लोग को इसके बारे में अच्छे से पता चल सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच डायनेस्टी एनिशिएंट इंटर द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर द सुहंगास, ठीक है। कौन कौन सा, वर्धन डायनेस्टी, सत्यवर्धन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी एंड द मौर्य डायनेस्टी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, सत्यवर्धन डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ द चंदेरी बाय बाबर द राजपूत रूल्स वॉज राणा अजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह, मेदिनी राय एंड द शेर सिंह राणा, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड थोड़ा सा, तो इसमें मेरे को दिक्कत हो रही है रीड करने में। सो द राइट आंसर इज मेदिनी राय। ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ द चंदेरी बाय द बाबर द राजपूत रूल्स वॉज मेदिनी राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, त्रिवेणी एंड रामा
और फेमस फॉर द मिनरल डिपॉजिट ऑफ limestone, diamond, manganese and the iron. So the right answer is option C, manganese. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 35. इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मध्य प्रदेश फॉर द बॉक्साइट डिपॉजिट. मालवा प्लेट्यू, गरही मल्हारा रीजन एंड द क्या लिखा है मझगांवा रीजन एंड द बिहार प्लेट्यू. बिहार BEHAR प्लेट्यू. ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, बिहार प्लेट्यू, BEHAR. ठीक है, आप लोग स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 36. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश कंज्यूम मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन द ईयर 2019 से 2020. कौन कौन से सेक्टर में ज़्यादा यूज़ किया गया है इसको? क्या ऑक्यूपेशनल यूज़ के लिए, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, या एग्रीकल्चर सेक्टर में, या डोमेस्टिक सेक्टर में? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया गया है मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी को 2019 से लेकर के 2020 तक. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 37. इन द मंथ ऑफ जनवरी विच आइसोथर्मल लाइन डिवाइडेड मध्य प्रदेश इंटू 2 पार्ट्स, नॉर्थर्न एंड साउथ. ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ में कौन से 2 भाग में डिवाइड करती है, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, इन द मंथ ऑफ जनवरी विच ऑफ द आइसोथर्मल लाइन्स डिवाइड मध्य प्रदेश इंटू 2 पार्ट्स, नॉर्थर्न एंड साउथर्न. तो कितना है वो? 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड. चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स लाइव इन द पतालकोट डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा. ठीक है, कौन सा ट्राइब्स रहते हैं पतालकोट डिस्ट्रिक्ट इन छिंदवाड़ा में? ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पतालकोट में कौन से ट्राइब रहते हैं? क्या भेल रहते हैं, या कोरकू रहते हैं, या भारिया, या बैगा? तो सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं वहाँ पे? भारिया जनजाति के लोग पाए जाते हैं. तो चलिए उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं. तो चलिए भारिया ट्राइब्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम. द भारिया ट्राइब्स फाउंड इन द छिंदवाड़ा, सिवनी एंड द सरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. भारिया ट्राइब्स हैव बीन ए लिविंग फॉर सेंचुरी इन द प्लेस कॉल्ड द पतालकोट इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है फ्रेंड, तो ये अपन डायग्राम में देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मैप में छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पतालकोट कहाँ पर है. ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अपन. ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये भारिया जनजाति के लोग हैं, नृत्य करते हुए, अपनी फोक डांस करते हुए अपनी शैली में ये लोग. ठीक है, और इसके बारे में आप लोग डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा पतालकोट के बारे में. पतालकोट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तमिया तहसील में स्थित एक घाटी है. ठीक है, इसे रहस्यमय घाटी भी कहा जाता है फ्रेंड, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा जानिएगा ज़रूर. दक्षिण मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर से लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह विशालकाय घाटी का धारा ताल लगभग 3000 फीट नीचे है. ठीक है, इस विहंगम घाटी में गौंड भारिया जनजाति के आदिवासी रहते हैं. ठीक है, तो ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, और ये विहंगम दृश्य भी दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये घाटी भी दिखाई दे रही है आप लोग को. ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग डिटेल में ज़रूर जानिएगा इस जनजाति के बारे में. ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज अपन और ले लेते हैं. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार भेल इज़ द मोस्ट पॉपुलर ट्राइब्स थे. ठीक है, विद टोटल पॉपुलेशन कितनी थी इनकी? ये पॉपुलेशन दिया गया है. ठीक है, % ऑफ टोटल पॉपुलेशन. ठीक है, तो भेल जो थी 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉपुलेशन ट्राइब्स की थी. ठीक है, तो आप भारिया जनजाति जो कि पतालकोट में पाई जाती है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है. तो इनके बारे में भी आप लोग नेट में पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 39. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ ए नॉट ए पार्ट ऑफ यमुना बेसिन इन मध्य प्रदेश. ठीक है, यमुना बेसिन जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है, तो उसके कौन से पार्ट हमारे यमुना बेसिन के पार्ट नहीं है जो मध्य प्रदेश में बहती है? तो कौन कौन सी नदियाँ दी गई है? चंबल, केन, पैसुनी एंड सोन. ठीक है, तो चंबल भी उसकी ट्राइब्यूटरीज में आती हैं, केन भी आती है, पैसुनी भी आती है, लेकिन सोन नदी नहीं आती है. ठीक है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, और ये बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है. और यमुना कहाँ है? उत्तर प्रदेश से निकलती है, और ये हमारे मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, जिसमें ये चंबल नदी, केन नदी और पैसुनी नदी जा कर के मिलती हैं.
तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि नदी के जल प्रवाह तंत्र का आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जब भी होगा तो इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको, और हो सकेगा तो मैं आगे आप लोग को डिटेल में इसके लिए वीडियो बना के दूँगी नदी के जल प्रवाह तंत्र के बारे में। तो ठीक है, मैप के थ्रू अगर याद रखेंगे आप लोग तो जल्दी ईजिली याद होगा आप लोग को, क्योंकि मैप माइंड में जल्दी ईजी याद रहता है। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। चंबल नदी, केन नदी, पैसुनी नदी एंड सोन नदी। तो केन नदी के बारे में जानते हैं। केन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर गुजरती है। नदी का स्रोत जबलपुर जिले के अहिरगवां गांव के करीब है और उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के आसपास के जिल्ला गांव में यमुना के साथ जुड़ने से पहले 427 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती है। ठीक है, केन नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 28,058 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये यमुना से जा कर के मिलती है। और इसके बारे में और भी देख लिया अपन। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर गुजरती है और नदी का स्रोत जबलपुर जिले के अहिरगवां के गांव के करीब है। ठीक है, नेक्स्ट हम चंबल नदी के बारे में जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल में चंबल नदी को चमर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, चमर्णवती के नाम से किस नदी को जाना जाता है? नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। नदी का जल ग्रहण कितना है? 1,43,219 किलोमीटर है और कुल मिलाकर 960 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नदी का उद्गम कहाँ है? महू के करीब विंध्य रेंज में है और इटावा जिले में सोहान गोवान के दक्षिण पूर्व में यमुना के साथ फ्यूज़ करने से पहले राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध में जल विद्युत ऊर्जा निर्माण में सहायता करती है। ठीक है, इसमें 3 कौन कौन से बांध बने हैं ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध एंड जवाहर सागर बांध का निर्माण करती है, जिससे कि जल विद्युत ऊर्जा निर्माण किया जाता है। उत्तर प्रदेश की इसके तुरंत बाद चंबल नदी का पीछा करने सहायक नदी सिंध नदी द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये यमुना में जाकर के ये नदी भी मिलती है, केन नदी भी मिलती है। तो इसके बारे में अपन ने थोड़ी सी जानकारी ले ली है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं अपन यमुना तंत्र में कौन कौन से हैं। चंबल है, सिंध है, जामनी नदी है, बेतवा, धसान, केन, पैसुनी नदी है, बियान है आदि है। ठीक है, टोंस तंत्र में बिहार, ओदा, महान एंड सोन तंत्र में जोहिला, बनास, गोपंद, रिहंद, कन्हार, अनादि। ठीक है, तो इसमें यमुना नदी की ट्राइब्यूटरीज नहीं है सोन नदी। ठीक है, उसका पार्ट नहीं है, तो सोन इसका राइट आंसर क्या होगा? सोन नदी। ठीक है, तो इसके थ्रू अपन ने थोड़ी जानकारी ले ली है। सोन नदी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में से सबसे बड़ी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो कि विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 40। मुकरता गॉर्ज इज द रिलेटेड टू विच रिवर? चंबल, ताप्ती, नर्मदा एंड बेतवा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नर्मदा नदी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 41। विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिसीव ए कंपेरेटिवली मोर रेनफॉल? ठीक है, मध्य प्रदेश में कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा रेनफॉल किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है? तो क्या क्या ऑप्शन दिया गया? साउथ ईस्ट में, नॉर्थन ईस्ट में, या साउथर्न वेस्ट में, या नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, इसको हिंदी में भी जान लेते हैं अपन। साउथ ईस्ट कैसे कहेंगे? दक्षिण पूर्व। नॉर्थ ईस्ट क्या है? उत्तर पूर्व। साउथ वेस्ट क्या है? दक्षिण पश्चिम। एंड नॉर्थ वेस्ट क्या है? उत्तर पश्चिम। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हमको देखने को मिलती है? वो मिलती है हमको सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट में। ठीक है, साउथर्न ईस्टर्न एरिया में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा हमको देखने को मिलती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। The south and southern east region tend to experience a higher rainfall, where the part of northwest receive the less. Mandla, Balaghat, Sindhi, Jabalpur and other extreme eastern part receive the more than 150 सेंटीमीटर रेनफॉल। ठीक है, कौन कौन से इलाकों में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, बारिश होती है? मंडला जिले में, बालाघाट, सीधी, जबलपुर एंड अदर। ठीक है, अदर कंपेयर टू अदर स्टेट में, अदर ज़िले की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा हमको बारिश देखने को मिलती है। तो इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कम वर्षा वाला, औसत वर्षा एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के बारे में अपन इसमें देख सकते हैं। ठीक है, जो ब्लू है ये अधिक वर्षा वाला है, ये है साउथर्न ईस्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर यही है।
अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके ऊपर है औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर। एंड पिंक कलर में जो दिखाई दे रहा है वो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा हमको देखने को मिलती है। तो सबसे कम किस साइड देखने को मिलते हैं हमको, ये हमको देखने को मिलते हैं पश्चिम साइड में, ठीक है। और साउथ ईस्टर्न नीचे की हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू आप लोग देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो कोई भी चीज़ हमेशा के लिए याद रहती है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज़ मेड ऑफ मार्बल? कौन सी बिल्डिंग मार्बल से बनी हुई है? जहाज महल, हिंडोला महल, एंड द होशंगसा टॉम, एंड द रानी रूपमती महल। ठीक है, तो मार्बल से कौन सी बनी है? तो वो बनी है, राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, होशंगसा का टॉम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज मेड ऑफ मार्बल? और ये आई थिंक सबसे पहले मार्बल की बनी हुई मंदिर है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं। बिल्ड इन 1414, होशंगसा टॉम। ठीक है, होशंगसा टॉम या एट मांडू, मांडू में है ये। और ये कब बनी थी? 1440 में। द होशंगसा टॉम इज़ ए Muslims built entirely or marble, considered to be Indian first marble monument. It is believed that the design and architecture of the Taj Mahal at Agra was inspired by this tomb. The main sarcophagus of the Hoshangsa is carved in the form of cascade. ठीक है, तो ये डायग्राम अपन देख सकते हैं। ये है होशंगसा का मकबरा जिसे कहते हैं अपन। ये मांडू में स्थित है। इट इज़ रिगार्ड एज द ओल्डेस्ट मार्बल एडिफिक, वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड एग्जाम्पल ऑफ अफगान आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें हमको अफगान आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। बिल्ड कब बना था ये? 1406 से 1435। दिस इज आर्किटेक्चरल फिनोमिना इज सेड टू हैव इन्फ्लुएंस शाहजहां सो मच दैट इज ए सर्व एज ए परफेक्ट टेम्पल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। ठीक है, इसको देख करके उनको इंस्पिरेशन मिली थी शाहजहां को ताजमहल बनाने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, वाइट कलर में मार्बल से बना हुआ है ये। ठीक है, होशंगसा का मकबरा मांडू में स्थित है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज मेड ऑफ मार्बल? शाहजहां का होशंगसा का मकबरा। When was the first case of COVID-19 registered in India? COVID-19 कब रजिस्टर हुआ था इंडिया में फर्स्ट टाइम? 13 जनवरी 2020, 13 दिसंबर 2019, 13 October 2019 and the 1st January 2020. So the right answer is option A. ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? 13 जनवरी 2020 को फर्स्ट केस हमको कोविड-19 का देखने को मिला था। और कहाँ से आया है कि हम चाइना से, वुहान से। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अपन देखते हैं। इट वॉज ऑन जनवरी 13, 2020 दैट द थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम द वुहान यूनिवर्सिटी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर coronavirus, becoming the country's first COVID-19 patient. Days after she had a return home following a semester holiday के लिए आया था वो स्टूडेंट वुहान से, चाइना से, जो कि मेडिकल स्टूडेंट था थर्ड ईयर का। उसी में सबसे पहले हमको कोविड-19 का केस हमको पॉजिटिव मिला था, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप विच गॉट स्टक इन द Suez Canal on 23rd March in 2021. Iver Ek ACE, MV Brozen, Ivan Given and the Santa Maria. So the right answer is option C, Iver Given. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 45, Where was the first Bhil Community Radio Center started in Madhya Pradesh? फर्स्ट भेल कम्युनिटी रेडियो सेंटर स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश। क्या क्या ऑप्शन दिए गए? नरसिंहपुर, भारबरा, मऊ एंड सेलेना। ठीक है, महू एंड सेलेना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं अपन। द फर्स्ट ट्राइबल रेडियो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इज द कमिंग इन टू ऑपरेशन फ्रॉम बारबरा अलीराजपुर इन मध्य प्रदेश. This radio center being initiated by joining by Vanya and the Tribal Welfare Department will broadcast programming in the local भिलई डेलीकेट. ठीक है, तो ये डायग्राम के थ्रू अपन देख सकते हैं. वानिया रेडियो बाबरा भिली और हिंदी में दुनिया के पहले भिली रेडियो का शुभारंभ. क्वेश्चन नंबर 46, Which crop has been highest in the production of pulses in the year 2020 to 2021 in मध्य प्रदेश. ठीक है, हाईएस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्स
किस पल्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ था सन 2020 से लेके 2021 में? तो कौन सा है? अरहर, चना, उड़द एंड मूंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चना का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था सन 2020 से 21 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 47, बलवंत राय मेहता कमेटी इन रिलेटेड टू त्रिसूत्री पंचायत राज है, टैक्स रिफॉर्म है, फॉरेन पॉलिसी एंड द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सो द राइट आंसर है त्रिसूत्री पंचायत राज पे। ठीक है, बलवंत राय कमेटी, पंचायत राज का जब गठन हुआ था तो ये बलवंत राय कमेटी सबसे पहले आई थी और इन्होंने त्रिसूत्री पंचायत राज का गठन किया था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं अपन। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन किया गया था। इस कार्यक्रम को एक प्रशासनिक ढांचा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था, जिसके माध्यम से सरकारी ग्रामीणों को क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति ने पंचायत राज्य का व्यवस्था का गठन किया था। ठीक है, और ये बलवंत राय कमेटी सबसे पहले बनी थी। उसके बाद है सिंघवी की आई थी, अशोक मेहता की कमेटी आई थी। तो अब जब हम पंचायत राज के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बारे में डिटेल में जानेंगे किनके में क्या क्या था। ठीक है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया और किस समिति ने अच्छे से वर्क किया। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 48, इन विच ईयर वॉज द गर्ल गार्जियन पेंशन स्कीम स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश? ठीक है, गर्ल गार्जियन पेंशन स्कीम कब स्टार्ट हुआ था? 2011, 2012, 2013 एंड 2014। तो कब स्टार्ट हुआ था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2013 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, गर्ल्स गार्जियन पेंशन स्कीम क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं अपन। चीफ मिनिस्टर गर्ल्स गार्जियन पेंशन स्कीम वॉज स्टार्टेड विद द व्यू टू प्रोवाइड ए सोशल सिक्योरिटी टू द कपल हु हैव ओनली ए गर्ल चाइल्ड। ठीक है, जिन पेरेंट्स के ओनली गर्ल चाइल्ड है उनके लिए ये पेंशन योजना चालू की गई थी। ठीक है, उनकी और कोई संतान नहीं हो, सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड हो, उन पेरेंट्स के लिए ये गर्ल्स गार्जियन पेंशन योजना चालू की गई थी। इसकी बेनिफिट क्या क्या हैं? द एलिजिबल कपल शुड बी ए नेटिव ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हों। द मिनिमम एज ऑफ वन ऑफ द बेनिफिशियरी कपल इज 60 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम एज 60 ईयर्स हो। एज ए चाइल्ड ऑफ बेनिफिशियल कपल ओनली ए डॉटर हो एंड द बेनिफिशियरी कपल शुड नॉट बी इनकम टैक्स पेयर। ठीक है, कोई इनकम टैक्स पे नहीं करते हो तो उनके लिए स्कीम योजना चालू की गई है। बेनिफिट्स क्या है? अंडर द स्कीम द बेनिफिशियल कपल विल गेट्स ₹600 पर मंथ। ठीक है, उनको 600 रुपये पर महीना दिया जाना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है इसको? एप्लीकेशन इज़ द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म इन द रूरल एरिया ऑफ देयर नेटिव प्लेस, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, इन द अर्बन एरिया इन द ऑफिस ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द म्यूनिसिपलिटी, नगर पंचायत। 3 फोटोग्राफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द confirmation of age, समग्र ID and BPL and submit with the card or apply online through the nearest public service center. Question number 49, in which year was the मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना started in मध्य प्रदेश? ठीक है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब स्टार्ट हुआ था? 25 सितंबर 2018, 26 सितंबर 2019, 25 सितंबर 2020 एंड 26 सितंबर 2021। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या दिया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 25 सितंबर 2020। ठीक है, मैंने नेट में सर्च किया फ्रेंड तो इसमें 26 सितंबर दिया है। ठीक है, स्कीम नेम इज़ द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, लॉन्च बाय CM शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, एंड लॉन्च डेट इज़ 26 सितंबर दिया गया है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा कंफर्म करिएगा। राइट आंसर तो 25 सितंबर 2020 है, लेकिन इसमें 26 दिया है। तो आप लोग राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं अपन। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। योजना की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। स्कीम का शुभारंभ 26 सितंबर 2020 को राज्य के 5.70 लाख किसानों के खाते में पहली राशि 2000 रुपये ट्रांसफ़र करके किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी 26 सितंबर दिया गया है। राइट आंसर 25 सितंबर दिया है। आगे देखते हैं इसमें। इस योजना में किसानों के खातों में 4000 रुपये जमा किए जाते हैं। इसमें 2 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खातों में जमा किए जाते हैं। इस तरह मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में सालाना कुल
10,000 रुपये जमा होते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड जीके पार्ट का, माच लोक नृत्य इज़ द मेनली रिलेटेड टू विच रीजन। ठीक है, माच MAACH माच, तो कहाँ से रिलेटेड है ये? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या नीमच। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? मालवा क्षेत्र का ये नृत्य है। क्या है? एक लोक नाट्य नृत्य है। माच मध्य प्रदेश एक प्रसिद्ध लोक नाट्य रूप है। इतिहास हमें बताता है कि मालवा क्षेत्र के स्थानीय संस्कृति का एक आंतरिक हिस्सा रहा है। इसका अस्तित्व 18वीं शताब्दी की शुरुआत में देखा जा सकता है। इस प्रकार इसे 200 से 250 वर्ष पुराना कला रूप भी बन सकता है। भागसीपुरा उज्जैन के गोपाल जी गुरु को मध्य प्रदेश में माच की शुरुआत करने वाले व्यक्ति के रूप में घोषित किया जाता है। उन्होंने अंततः कई माच नाटकों का निर्देशन किया है। परंपरागत रूप से यह भारतीय उत्सव होली के आसपास किया जाता है। ये भी माना जाता है कि माच की उत्पत्ति स्थानीय समुदायों के मनोरंजन के लिए हुई, क्योंकि उस समय मनोरंजन का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं था। ठीक है, तो सभी के बारे में हमने जहाँ तक हो सका है फ्रेंड नॉलेज ले लिया है। थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश किए हैं ताकि आप लोग का जीके हमेशा के लिए स्ट्रांग हो जाए और आने वाले स्टूडेंट हैं वो इसको पढ़ेंगे तो उनको भी काफ़ी नॉलेज मिलेगा फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। होप करती हूँ ये सारे जीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के हेल्पफुल रहेगा और आने वाले एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं इसी क्वेश्चन पेपर के होम्योपैथी एनालाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के, जिसमें कि हम 1 to 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू।